अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 समझाता हूं मैं। इसमें ना IFRS 2 की जो कैलकुलेशंस होती थी वो ऑलरेडी करके दी हुई है। IFRS 2 में क्या होता था कि हम लोग ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेते थे, लेट से 8 रुपए, ऐसे ही कह रहा हूं। फिर जितनी ऑप्शंस दी हैं हम उनके बारे में अंदाजा लगाते थे कि इवेंचुअली कितनी एक्सरसाइज होंगी। तो पहले साल हमारा अंदाजा था कि 50 की 50 हो जाएंगी, तो 50,000 लिखा होगा। फिर चूंकि ये 3 साल पे फैला हुआ है तो 1/3। अच्छा, इसमें भी मैंने तब तोड़ के बताया था, नंबर ऑफ बंदों का एस्टीमेट अलग था, नंबर ऑफ ऑप्शंस का अलग था, क्योंकि हो सकता है कुछ बंदे छोड़ जाएं। फिर हो सकता है 1000 ऑप्शन दी है लेकिन उसमें से 800 कुछ शर्तें अटैच थी। तो ये मैंने मजीद 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ था। ये पहले दिन की फिगर, ये अपडेट नहीं होती, लेकिन जो नंबर ऑफ पर्संस हैं और हर बंदे की नंबर ऑफ ऑप्शंस, ये अपडेट हो रहा होता है। और ये पहला साल है तो 1/3, दूसरा है तो 2/3, तीसरा है तो 3/3। ये काम ऑलरेडी करके दिया हुआ है। क्योंकि इस वक्त इस एग्जाम्पल का मकसद IAS 12 डिस्कस करना था, तो वो करके ऑलरेडी दिया हुआ है। 1,88,000, 1,85,000 और 1,90,000, और साथ जो ऑप्शन है उनका एस्टीमेट अपडेट होता जा रहा है। तो ये वो IFRS 2 वाला काम हुआ है। अब हमने ईयर 1 में यानी 2016 जो हमने अकाउंटिंग में एक्सपेंस बनाया ना, वो बनाया 1,88 और 2017 में 1,85 और 2018 में 1,90। ये हमने 3 साल में एक्सपेंस फैला के बनाया। इनका टोटल देखें कितना, 373, और इनका टोटल 563। ये क्यों किया बताता हूं। 2016 एंड हुआ। जब 2016 एंड हुआ और चूंकि हमने इसको 3 साल पे एक्सपेंस फैलाया होता है, जबकि टैक्स वाले डिडक्शन कब अलाउ करेंगे, जब एक्चुअली एक्सरसाइज होंगी। तो टाइमिंग डिफरेंस आ गया ना, तो डेफर्ड टैक्स बनेगा। वो कैसे बनेगा, हमें इस एक्सपेंस को इज्जत देके एसेट बनाना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट 0 वाला, क्योंकि ऐसा एसेट तो है ही नहीं। टैक्स बेस कितनी, 1 साल की सर्विस के बदले कल को कितनी डिडक्शन मिलेगी। 2016 पे खड़े होकर हमारा क्या एस्टीमेट है, कितनी ऑप्शन एक्सरसाइज हो जानी है, 50,000। और फिगर, रुपी फिगर वो लेनी है जो कल को एक्चुअल होगी, लेकिन वो तो नहीं पता। तो फिर ईयर एंड वाली पे अपडेट करते जाएंगे। और सवाल में लिखा हुआ है कि टैक्स वाले किस फिगर को डिडक्शन अलाउ करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू को, वो दिया हुआ है। चूंकि हम 31 दिसंबर 16 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस दिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी। और ये काम 3 साल की मेहनत है ना, तो अभी सिर्फ पहले साल की मेहनत हुई है। कितना आ गया, 83 और फिर 33। एसेट है, कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है। डिडक्टेबल डिफरेंस, डिडक्टेबल डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स, डिडक्टेबल डिफरेंस है 83 और डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। 40% लगाएं तो
अब इस डेफर्ड टैक्स एसेट की एंट्री क्या होगी? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट करने से पहले एक काम ये देखेंगे कि जो टैक्स डिडक्शन हम यहां लिख रहे हैं कहीं वो अकाउंटिंग एक्सपेंस से ऊपर तो नहीं जा रही। अभी हम 16 में खड़े हैं, 16 में टैक्स डिडक्शन, टैक्स बेस हमने कितनी ली है और अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना बनाया हुआ है? 188। तो अकाउंटिंग एक्सपेंस के अंदर अंदर है ना, तो इसलिए इसका क्रेडिट टैक्स में ही जाएगा। अगर टैक्स डिडक्शन उस 188 से ऊपर निकल जाती तो वो जो ऊपर वाली सेविंग होती वो टैक्स एक्सपेंस में नहीं इक्विटी में क्रेडिट होती। ये 2016 है। 2016 से रिलेटेड बताएं, कुछ पूछना था। अब 2017 के एंड पे खड़े हैं और टैक्स जिस वैल्यू पे डिडक्शन अलाउ करेंगे वो अब अपडेटेड कितनी हो चुकी है? 5 रुपए थी पहले, 8। और अब हमारा नंबर ऑफ ऑप्शंस का अपडेट क्या हो चुका हुआ है? 45। ये वाली जो बात है ना, ये आप IFRS 2 रिवाइज करेंगे तो याद आएगी। और चूंकि अब 2 साल गुजर चुके हुए हैं तो इंटू 2/3, 240। एसेट है, कैरिंग अमाउंट कम है, इसलिए डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है इसलिए डेफर्ड टैक्स एसेट 90। डेफर्ड टैक्स बीडी बैलेंस पहले ही आ रहा है 83, नहीं 33,333। सीडी लाना है 96, इधर 62,667। इसको एक्सपेंस P&L में ले जाने से पहले ये देखेंगे कि कहीं टैक्स वाली डिडक्शन अकाउंटिंग एक्सपेंस से ऊपर तो नहीं निकल गई। ये दूसरे साल की हमने फिगर लिखी है, 2 साल की, 2 साल की। तो हम 2 साल का कितना एक्सपेंस बना चुके हुए हैं? तो अभी भी टैक्स डिडक्शन अकाउंटिंग से ऊपर नहीं गई ना, तो ये भी P&L में ही आएगा। तो 2017 में एंट्री क्या हो गई? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। ये 2017 है। जी, तो हमारे वो P&L को क्यों इफेक्ट करे? 2017 2018 पे आते हैं। अब टैक्स वालों के अंदाजे के मुताबिक 40 हो गया और ईयर एंड की अपडेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू 13 इंटू 3/3, 520। डिडक्टेबल डिफरेंस है, DTA बनेगा 96, 2,08,000, 1,12। P&L में ले जाने से पहले ये देख लें कि ये इससे ऊपर तो नहीं निकला, नहीं, तो फिर स्टिल P&L में जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 1,12। ये हो गया 2018। यहां तक ओके। जब तक ये एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं होती या इनका टाइम खत्म नहीं होता, हमें इस फिगर को अपडेट करते रहना पड़ेगा। चूंकि एक्सरसाइज 2020 में जाके हो रही है तो हमें 2019 में फिर से इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो 2019 में क्या होगा कि ये फिगर 13 से बढ़ के
680। डिडक्टेबल डिफरेंस 680, DTA 272, 208, 272। अब ये बढ़ गया है कितना कितना बढ़ गया 117। अब चूंकि ये ज्यादा मिल गया ना, तो जो इसका टैक्स है वो P&L में नहीं जाएगा। कितना बना 46,800। तो अब हम क्या करेंगे, 2019 में DTA डेबिट 64,000, इक्विटी क्रेडिट 46,800 और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट बाकी। $17,200। ये 2019 है। जब हम एक्सपेंस ही नहीं बना रहे तो जो फालतू की हमें इनकम आ रही है फिर उसको P&L में नहीं हिट करना चाहिए। या तो होता ना कि टैक्स वालों ने डिडक्शन थोड़ी होनी होती, चलो ठीक है सबर शुक्र कर लेंगे जितना मिल रहा है, लेकिन अगर ज्यादा मिल रहा है तो फिर वो P&L को हिट नहीं करेगा। यही काम 2020 में भी किया हुआ है। अब जब 2020 में गए तो ये और बढ़ गया, और चूंकि अल्टीमेटली एक्सरसाइज हो गया तो अब ये तो हो गया 0। अब तो फ्यूचर पी जाएगी नहीं रहेगी ना बात, अब तो ये 0 हो गया। BD 272 था शायद। 19 में क्लोजिंग कितना था, 272 था ना। 20 में इसको 0 करना, तो 272 का 272 DTA क्रेडिट, यानी वो जो सब बनाया था अब रिवर्स हो रहा है ना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स जब बनता है तो कल को रिवर्स ही होता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स ना असल में मिलता है ना असल में देते हैं। वो तो सिर्फ वो दोस्त की जगह रखी होती है, दोस्त आ जाते तो वो जगह उठा लेते। तो डेफर्ड टैक्स जब बनाया था, जो जो डेबिट क्रेडिट किया था अब वही रिवर्स हो रहा होता है। तभी देखें इनकम स्टेटमेंट में जब मैं समझा रहा था तो एक साल में पॉजिटिव लिखा था तो अगले साल में वही नेगेटिव आया हुआ था, क्योंकि इन द एंड ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस असल में नहीं है। तो जो हमने क्रिएट किया था अब वो सब रिवर्स हो रहा है, तो जहां जहां क्रेडिट किया था फिर वहां डेबिट होगा। इक्विटी में कितना डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, वो डेबिट हो जाएगा। और टैक्स एक्सपेंस में ये हो गया डेफर्ड टैक्स। अभी करंट पे आता हूं। डेफर्ड टैक्स में देखें अगर कोई स्टिल मसला है तो, अब तो सॉल्व कर दिया मैंने पूरा। डेफर्ड टैक्स वाली बात ओके, क्योंकि डेफर्ड टैक्स जिस तरह भी बना होता है ना वही रिवर्स होता है। सब रिवर्स कर रहे हैं हम, जितना बनाया था वो सब रिवर्स हो रहा है। तो जहां जहां गया था वो रिवर्स, क्योंकि देखें इसमें वैसा कुछ नहीं हुआ ना जैसा वो होता है ना एसेट थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करते करते निकलता जा रहा होता है। जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जब बनाया था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेट से 4,000 चला गया, लेकिन अब आस्ता आस्ता वो खत्म होता जा रहा है। हो सकता है एसेट ना दोबारा रीवैल्यू हो, बस डेप्रिशिएट होता होता ही खत्म हो जाए, तो उसका जो रिलेटेड डेफर्ड टैक्स था वो भी खत्म हो चुका होगा आस्ता आस्ता। लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये कौन सा टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इसलिए ये जितना जहां चार्ज किया था वही सब रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये क्रेडिट किया ही इक्विटी में था तो अब रिवर्स करने के लिए P&L में डेबिट करें, P&L का क्या कसूर है। तो इसलिए जो जहां क्रेडिट किया था वहीं डेबिट होगा।
ये होगी डेफर्ड टैक्स की कहानी। अब आते हैं करंट टैक्स। इस सवाल में करंट टैक्स की मुश्किल आपको यह लगेगी कि पीबीटी नहीं है, यानी अब तक जितने सवाल किए थे उसमें करंट टैक्स कैलकुलेट हो रहा था क्योंकि पीबीटी था। यहां पर ना सिर्फ इसका टैक्स इफेक्ट दिखाना था कि इसका टैक्स इफेक्ट क्या होगा। पीबीटी को छोड़ दें तो एक एक्सपेंस जब टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करेंगे तो उसमें टैक्स सेविंग आएगी ना। तो इवेंचुअली 2020 में टैक्स वालों ने कितनी डिडक्शन अलाउ की? 40,000 इंटू इवेंचुअली 20 इंटू 3/3। टैक्स वालों ने असल में कितनी डिडक्शन अलाउ की? 8 लाख असल में। और ये सारे 2020 में आके डिडक्शन अलाउ हुई। टैक्स वालों ने 2020 में इतनी डिडक्शन अलाउ की, तो जब हम करंट टैक्स निकाल रहे होंगे तो पीबीटी में से ये लेस होगा ना। तो टैक्स वालों ने आखिरी साल में आके इतने को क्लेम किए, इतने को माना, तो कितनी बचत मिल गई? इसका 40% कितना बना? 320। यानी करंट टैक्स में, अब बात करंट टैक्स पे आ गई है, डेफर्ड टैक्स क्लोज हो गया। करंट टैक्स में इतनी बचत आई ना, प्रॉफिट निकाला नहीं है इस सवाल में, लेकिन अगर होता तो जो करंट टैक्स बनता, इतना बच रहा है ना इसकी वजह से। अब ये सारा का सारा करंट टैक्स पीएनएल में नहीं जाएगा। सेम लॉजिक, जब टैक्स वालों ने हमारी एक्सपेंस से ज्यादा की डिडक्शन दे दी है तो ये सारा फायदा पीएनएल को क्यों हिट करे? पीएनएल को कितना हिट करना चाहिए मैक्सिमम? 563 का 40%। जब हमने एक्सपेंस बनाई 563 है तो पीएनएल को हिट भी 563 करना चाहिए। कितना? ये देखें, यही वाला है क्या? ये अल्टीमेटली वही बना है क्योंकि हमने टैक्स वालों की डिडक्शन अप टू कितने तक मानी थी पीएनएल में? हमारे एक्सपेंस तक, बाकी तो हम इक्विटी ले गए थे। ये भी 2020 में की, नहीं 2020 में हमने डेफर्ड टैक्स, ये डेबिट लिखा। देखो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे करंट और डेफर्ड, ये दो फिगर्स आ रही होंगी ना। डेफर्ड आया पॉजिटिव और करंट टैक्स आया नेगेटिव। मैंने इस सवाल में प्रॉफिट नहीं बताया, लेकिन उसका इफेक्ट देखें ना कि इससे हमारा करंट टैक्स बच रहा है। तो ये करंट टैक्स की बचत है पूरी 320, लेकिन पीएनएल में कितनी शो होनी चाहिए? 225। क्या? हाँ, तो सीट रखी हुई थी ना, अब वो आ गया जिसके लिए सीट रखी हुई थी। अब ये 2020 में करंट टैक्स पीएनएल में इतना आएगा 225, 200 नेगेटिव, और ये इसको नील कर देगा। हमने वही सारा डेफर्ड टैक्स रिवर्स किया ना, और ये करंट टैक्स इनकम आ गई हमारे लिए। तो इनकम स्टेटमेंट 2020 में नेट कुछ नहीं आया। अच्छा, अब ये जो करंट टैक्स की बचत 320 है, इसमें से पीएनएल में कितनी जानी है? ये तो जो इसके ऊपर टैक्स बच गया करंट वाला, वो कहां जाएगा? वो इक्विटी में जाएगा। यानी जितने साल तक डेफर्ड हो रहा था वो भी ऊपर वाला इक्विटी में जा रहा था। अब जब वो अल्टीमेटली करंट बनेगा तो भी वो ऊपर वाला इक्विटी में ही जाएगा। यानी अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो करंट टैक्स रिसीवेबल, क्योंकि बचत आ रही है ना, 320 डेबिट, इसमें से 225 पीएनएल में, बाकी इक्विटी में। कितना? अब देखिए, वो जो इक्विटी में था, यहां अभी डेबिट किया था,
ये क्रेडिट कर दिया। असल में क्या हुआ कि डेफर्ड ने जिसकी जगह रखी हुई थी अब वो आ गया, तो डेफर्ड को उस जगह से उठा लिया और वो आके बैठ गया। तो डेफर्ड के हमने रिवर्स करते हुए इक्विटी में डेबिट किया और इतना ही ये इधर करंट की वजह से इक्विटी में क्रेडिट आ गया। ये शेयर बेस्ड पेमेंट्स वो इसलिए आया ना क्योंकि टैक्स डिडक्शन 563 से ऊपर निकल गई। अगर अंदर अंदर रहती तो फिर इक्विटी तक बात ही ना जाती, लेकिन तब एग्जैक्टली फिर जीरो ना हो रहा होता, तो सर अगर फिर जीरो ना हो रहा होता, डेफर्ड पूरा खत्म हो रहा होता, क्योंकि डेफर्ड तो हमने 563 तक बनाया होता, वो तो 563 तक ही बना होता ना, लेकिन करंट पूरा 563 पे ना आ रहा होता। देखो ये तो ऊपर निकल गया था ना, इसलिए ये ऑफसेट हो गया। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 20 से कम होकर 4 पे आ गई होती तो टैक्स डिडक्शन 563 होती, 563 से कम होनी थी ना, तो फिर वो पूरा ऑफसेट ना हो रहा होता। क्या कह रहे हो आप? ओवरऑल देखें तो 46,800 तो गए, तो इजाफा वो इक्विटी में गया, इधर इक्विटी डेबिट तो इधर तो पहले क्रेडिट भी तो हुई थी ना, पहले 2018-19 में देखो। ठीक है, यानी ये तो नेट हो गया और वो ये शेयर ऑप्शन है। अच्छा जी, अब आते हैं शेयर ऑप्शंस भी हो गई। अच्छा अब ऐसा करें, ये जो पेज 11 के एंड पे मिड में तकरीबन वो ना नहीं नाम बनाए। हाँ इसकी चले, जिसने पढ़ना है पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े, चले ना पढ़े यार। अच्छा जिसने वो कैमरे के पार वाले जिसने पढ़ना है पढ़ने, पेज 11 के तकरीबन मिड में शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये सारी आईएस की वर्डिंग है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई, वो सारा ये समझाया है जो वो अंग्रेजी लिखी हुई। नहीं पढ़ना ना पढ़े, जिसने पढ़ना है पढ़ ले। नहीं वो ये कह रहा है अभी अभी समझ आया है। मैं कहने लगा कि अगला नहीं 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 नहीं, अगला तो पढ़ाना है। नहीं यार नहीं। अच्छा चलो सवाल कर लेते हैं। तो आगे
हाँ जी, पढ़ लिया? पढ़ोगे तो पढ़ता होगा। अच्छा, एक करते हैं पास पेपर का सवाल, कर लें? नहीं यार, वो जो वो बैठे हैं तो फ्रेश ही सुन रहे हैं ना। नहीं करना तो ना करें यार। कर लेते हैं। एक साल अभी करा देता हूं और एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है, उसका फिर होमवर्क देना है। आइस 12 का? हाँ, आइस 12 चल रहा है अभी। शेयर बेस का तो सवाल कराने लगा ना। हल्का ही है वैसे, बहुत भारी नहीं है। जून 18 पे आ जाएं फिर। नहीं, मैंने पास पेपर नहीं डाले हुए इनमें। जून 18 का पहला सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। कर दिया? वैसा कैसा? छोटे छोटे टुकड़े मिलाए जो भी हमने किए। हाँ, कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हो? कुछ भी नहीं, मैंने सीखा था। हैं? क्षेत्र वाला पार्ट कर। नहीं, पूरा सवाल कर रहे हैं। एक फुल फ्लैश सवाल आए ना सामने यार। क्यों भी जावा साहब करेंगे ना करें? यार वो देखो, आप काबिल लोग हैं, जो कैमरे के उस पार है ना, सारे काबिल नहीं होते। उनको एक तसल्ली हो जाती है कि टीचर के हाथ से बोर्ड पे सवाल सॉल्व हुआ हो। चलो
चलो जितनी हिम्मत हुई उतनी देख लेना, फिर सॉल्यूशन से दिखा दूंगा। नोट बनाना है, टैक्सेशन वाला भी और डेफर्ड टैक्स वाला भी। तो इसके लिए करंट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और डेफर्ड टैक्स ओपनिंग तो दिया हुआ है DTL, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। तोड़ के दिया हुआ है? हाँ तोड़ के दिया हुआ है, आखिरी पॉइंट में, सेकंड लास्ट पॉइंट में। करंट टैक्स पे आते हैं। नोट बनाना है, रिक्वायरमेंट जो है मेन सॉल्यूशन वहां से शुरू होगा। ये वर्किंग आ गई अब करंट टैक्स। PBT कितना है? 103। PBT आ गया 103। चलिए जी सवाल की तरतीब से चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 है 12 मिलियन है जिसपे डिडक्शन अलाउ नहीं है, ऐड कर दें। एक्रूअल है जो यकीनन हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है, यानी एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट किया हुआ है। टैक्स वालों ने उसको पेमेंट बेसिस पे अलाउ करना है, तो क्या करें? ऐड बैक कर दें। अच्छा, इसमें जब सवाल असल में कर रहे हैं पेपर में, जी तो करंट टैक्स तो बता है, उसको इकट्ठा लेके चलेंगे? नहीं, इकट्ठा कैसे लेके चल सकते हैं? यानी अभी मैं साथ से अगले के टैक्स उसमें साथ अप्रूवल का भी डाल। देखो अगर P&L मेथड कर रहे हो फिर तो साथ साथ करो, लेकिन अगर असल IAS 12 है तो उसमें हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकाल रहे होंगे। सिर्फ एक्रूड एक्सपेंस ही आपको एक जैसी चीज लग रही है, वरना तो टोटली डिफरेंट चीज है। नहीं, जैसे एक पॉइंट आया उसके अंदर अब PP का एक पॉइंट, तो वही कह रहा हूं ना, सिर्फ एक्रूड एक्सपेंस ही बीच में ऐसा आया ना, वरना PP में यहाँ डेप्रिसिएशन आ रही होगी, वहां कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस आ रही होगी। इकट्ठे कर देना। चला सकते हैं तो चला ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अभी मैं डेफर्ड टैक्स बनाता हूं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसी चीज है जो आप साथ साथ चला सकें सिवाय एक्रूड एक्सपेंस के। वही कह रहा हूं ना कि अगर आप डेफर्ड टैक्स का मुहाज भी साथ खोल लेंगे तो ये टोटली डिफरेंट अटेंशन चाहिए, उस पर टोटली डिफरेंट अटेंशन चाहिए। या तो ना कुछ मिलती जुलती चीजें हो, तो फिर दो मुहाज खोल के क्या करना है? ये भी एड बैक कर दिया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ग्रांट की एक इनकम शामिल है जिस पे टैक्स वालों ने टैक्स नहीं लगाना, यानी एग्जेम्प्ट है, तो ग्रांट इनकम है, एग्जेम्प्ट है, माइनस कर दें। कितनी है? 10। और डिविडेंड इनकम है जिस पे एक दफा माइनस कर दें, बाद में रेट लगाते हुए देख लेंगे। तो डिविडेंड इनकम कितनी है? 4। इसका चूंकि रेट कुछ और है तो इसको अलग से रेट लगा लेंगे। अकाउंटिंग डेप्शन, टैक्स डेप्शन नहीं दी हुई, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग डेप्शन टैक्स डेप्शन से ज्यादा है तो एड लेस एड। तो जो एक्सेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है कितनी? 20। ये ऐड हो गई। अगर टैक्स डेप्शन ज्यादा होती तो लेस कर देते हैं, अकाउंटिंग डेप्शन ज्यादा है तो अकाउंटिंग डेप्शन वाला ट्रीटमेंट है। पॉइंट 5, इसका क्या करें? यहां पर क्या करूं? कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 6, हमने जो एक्सपेंस बनाया हुआ है वो ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि टैक्स वाले थोड़ी भी कोई अलाउ कर रहे हैं। हमने 2017 में एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शंस दी थी और इनको टाइम कितना दिया था? 2 साल का। तो हमने तो 1 साल 2 साल अलग अलग एक्सपेंस बनाना होगा, लेकिन टैक्स वाले तो इसकी डिडक्शन अलाउ करेंगे जाके 18 में, तो 17 में तो नहीं ना करेंगे। तो क्या करें? जो हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है वो ऐड बैक कर दें। अच्छा, हमने कितना एक्सपेंस बनाया हुआ है? अब यहां पर IFRS 2 आ गया। दी 5000 है 12 लोगों को, लेकिन 31 दिसंबर 17 पे हमारा बेस्ट एस्टीमेट क्या है कि 2 लोगों ने चले जाना है। यानी अल्टीमेटली कितनी ऑप्शंस लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे? 10 लोग कर रहे होंगे। तो 10 शेयर ऑप्शंस के अगेंस्ट जो हमने एक्सपेंस बनाया है 10 बंदे, क्योंकि 2 तो नहीं करेंगे एक्सरसाइज,
हर बंदे की 5000 ऑप्शंस, और रुपी फिगर कौन सी लेते हैं? ग्रांड डेट वाली 180, और चूंकि 2 साल है तो 1/2। ये कर देते हैं ऐड 4.5, ये कर देते हैं ऐड बैक, क्योंकि टैक्स वालों ने तो अभी नहीं अलाउ करनी डिडक्शन। पॉइंट नंबर 7 पूरा पढ़ के देख लें, ये वाली फिगर समझ आ रही है या बस मैंने कर दिया तो कर दिया? 7 है, अच्छा 6, ठीक है। पॉइंट 7 ये वही जो भी पिछली क्लास में किया था, कन्वर्टेबल, चूंकि इसी साल किए हैं तो हमें फिर वो एक तो इनिशियल मेजरमेंट निकालनी पड़ेगी और उसके बाद फिर 1 साल का टेबल बनाना पड़ेगा। पहले इनिशियल मेजरमेंट देखते हैं। टोटल इनिशियल अमाउंट कितनी थी? जी 150 मिलियन। 1.5 तो नंबर होंगे ना, 1.5 तो नंबर है ना। 100 रुपए का एक है तो 150 मिलियन। इसमें से लायबिलिटी कंपोनेंट कितना? कूपन रेट कितना है? तो 15 मिलियन की कूपन पेमेंट हुआ करेगी, कितने साल तक? चार नहीं तो 4 साल वाला एनविटी फैक्टर किस रेट पे? 12 पे, और एंड पे कैश वापस मिल जाना है 150, तो उसके लिए 4 साल वाला डिस्काउंट फैक्टर एट 12%। $45 पॉइंट 140.8 और इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा 9.11। और चूंकि ईयर एंड पे आके भी कैलकुलेशन करनी है, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, तो इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए वो टेबल बन जाएगा। 31 दिसंबर 17 ओपनिंग 140.89, इंटरेस्ट 16.9, बस 90, कूपन लेस हो जाएगा 15, क्लोजिंग रह जाएगा 142.79। तो यहां से हमें डेफर्ड टैक्स के लिए कैरिंग अमाउंट भी मिल गई और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। हमने जो एक्सपेंस माना हुआ है वो ऐड बैक कर देते हैं 16 पॉइंट, और जो टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं वो लेस कर देते हैं। कितनी? 15। बल्कि बाद में भी तो लेस करना ही है, तो यहीं पे कर देते हैं। पॉइंट नंबर 8, लॉसेस थे पिछले साल। कितने लॉसेस थे?
85 मिलियन के, तो वो वहां से लेस हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो टैक्स प्रॉफिट निकल आएगा। उससे क्या होगा? तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, तो फिर भी एंड कैरी फॉरवर्ड निकलेगा तो पता चलेगा ना। वैसे तो इसमें नहीं कहा ना कि एक्सपायर होने वाला है, अगर कोई सवाल हो तो उसको तो वैसे ही छोड़ देंगे फिर। 2 साल पुराना हो और सिर्फ इस साल में ही या आखिरी साल है। अच्छा, हाँ तो क्लेम हो सकता है ना। हाँ, फिर तो मैं देखूंगा ना किस एक्सटेंट तक हो सकते हैं, क्या आगे नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे ना रिपोर्टिंग में, क्योंकि असल में कैरी फॉरवर्ड में वो डेप्रिसिएशन का भी कुछ चक्कर होता है कुछ ऐसा। मैं वैसे ही कहता हूँ शायद इस तरह कुछ एक सवाल था। चलो पहले निकाल लो, बाद में लेस कर लो। ये क्या बना? 72.4। ये नजर आ रहा है कैमरे में? ये बन गया प्रॉफिट है ना, ये आ गया टैक्स प्रॉफिट। तो इस पे करंट टैक्स आ जाएगा, बल्कि यहां करता हूं, करंट टैक्स आ जाएगा 2, एक नॉर्मल वाला जो के 72.4 का 40, टैक्स रेट क्या है? 35, 30। टैक्स रेट क्या है? 17 का 30 है ना। कितना? 21.72। और वो जो डिविडेंड था 4.4 इसका, तो करंट टैक्स फॉर 2017 बन गया 22.12। ये 2017 का करंट टैक्स आ गया। ठीक है जी, यहां तक। अब आते हैं डेफर्ड टैक्स पे। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं। 16 का दिया हुआ है तो बस 17 का कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और डीटीएल या डीटीए। ये वर्किंग वो डेफर्ड टैक्स का नोट बनाने में भी काम आएगी। ये कॉलम हमें नोट के लिए चाहिए होगा। क्या क्या है जी बैलेंस शीट आइटम? एसेट्स क्या क्या है? पीपीई, जी पीपीई की कैरिंग अमाउंट कितनी? हाँ जी, ओपनिंग कितनी थी? 95। कहाँ दिए 95? ये कैरिंग अमाउंट तो नहीं है। ये तो डिफरेंस है। डिफरेंस वाली कहानी देखें, डिफरेंस वाली बात समझें। खुद से फिगर्स बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस था 100 और ये था 70। खुद ही बना रहा हूं फिगर्स। एडिशन हुई 20, रीवैल्यूएशन हुई 30, डेप्रिसिएशन हुई 27, 40। कितना? पचास 73।
ये है डिफरेंस निकालने का सीधा तरीका। 3 ऐसे भी निकाल, यानी अगर हमें और क्लोजिंग टैक्स बेस पता हो तो हम लिख लेंगे, और उनका डिफरेंस अल्टीमेटली तो डिफरेंस ही चाहिए ना, डिफरेंस यहां लिख लेंगे। लेकिन आपको नहीं दी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस भी नहीं दी, ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो अगर हम सिर्फ डिफरेंस वाले कॉलम को लेके चल लें तो क्लोजिंग ये फिगर निकल आएगी। तो अब वो सवाल वाला डाटा ले लेते हैं। 95 ये आ गया प्लस 60 माइनस 20 क्या प्लस 20। अकाउंटिंग डेप्शन और ज्यादा है, ये जो डिफरेंस लेते हैं ये माइनस ये करते हैं ना, अब क्या करते हैं, -27 आना था ना इधर, दिस माइनस दिस करें तो -27 आएगा। इसका मतलब अकाउंटिंग डेप्शन अगर ज्यादा है तो डिफरेंस में माइनस आना है। तो अकाउंटिंग डेप्शन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो -20। तो ये क्लोजिंग डिफरेंस निकल आएगा। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये निकल आया 130 135। और क्या बैलेंस शीट आइटम है, एसेट्स देख लें पहले। वो शेयर ऑप्शन को हम एहतरामन एसेट बनाएंगे जिसकी कैरिंग अमाउंट होगी कितनी, 0, और टैक्स बेस होगी 10 लोग इंटू 5000 इंटू 150, 31 दिसंबर 17। टैक्स वालों की नजर में क्या लगेगी, नहीं, नहीं, टैक्स वालों ने डिडक्शन किस चीज की देनी है, लिखा हुआ है 0.6 लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू की डिडक्शन देनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है शेयर प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। अच्छा वो पढ़ा था वाकई, जो पेज 10 पे पढ़ने को कहा था, अभी जो टेबल पढ़ने को कहा था, हाँ, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इन द मनी है कि अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फायदा हो रहा है तो ही उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, तो ही टैक्स करनी है, वरना नहीं करनी। यानी एक्सरसाइज प्राइस कम है, शेयर की वैल्यू ज्यादा है, तो ही उन लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी है तो ही डिडक्शन मिलनी है। हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये देखना है कि क्या शेयर महंगा है या नहीं है। तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 30 रुपए और शेयर कितने का है, तो फिर वो एक्सरसाइज करेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई 130 रुपए, शेयर की प्राइस होती 15 रुपए, तो फिर एक्सरसाइज नहीं होना था ना, तो फिर ये फिगर 0 होती। तो फिर हम एन पे ना करते हैं कैलकुलेशन। तो इसलिए जब तक लग रहा है ना कि फायदा है, नहीं, अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस बनेगा,
अकाउंटिंग में बनेगा एक्सपेंस। लेकिन अकाउंटिंग में अगर मुझे नजर आ रहा है तो क्या? IFRS 2 भूला हुआ है ना, IFRS 2 में ये था तो 130 इंटू 1/2 3.25 ये हो गए एसेट्स। लायबिलिटीज में एक है एक्रूड एक्सपेंस, इसकी कैरिंग अमाउंट दी हुई है 30, और चूंकि टैक्स वालों ने इसको कैश बेसिस पे अलाउ करना है तो टैक्स बेस 0। और दूसरा है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट निकाल ली कितनी 142 पॉइंट, टैक्स बेस 150। है ये क्या कर दिया मैंने, अरे 3.25 ये और 150 एसेट है, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 3.25 नेगेटिव, लायबिलिटी टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट 30 नेगेटिव 7.21, टैक्स रेट 30%। $40.5 10.5 2 ये गलत है फिर कि ये सही है? 9 ये अब इसका एक टैक्स एक्सपेंस का नोट बनना है और एक DTR का नोट बनना है, बन जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे लगता है मैंने नहीं बताई थी, मेरे नोट्स पे आए वापस आखिरी पेज पे, रिलेशनशिप वाले पोर्शन में आए, वहां से दिखाता हूं भी, इधर समझें पहले। जब रिलेशनशिप वाला पोर्शन हम बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे PBT इनटू कितना 30% ये। लेकिन हो क्या रहा है कि इस 103 में ये 4 शामिल है। जब इस 103 को इंटू 30% करेंगे तो उस पर भी लग गया ना, जबकि असल में उस पर क्या लगा है, तो 4 का 20% माइनस करना पड़ेगा। ये वो नीचे लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट फॉर लोअर और हायर रेट। ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर इस पे 40% होता, 10 की बजाय इस पे 40% रेट होता, तो ऊपर हम PBT पे 30 लगा रहे होते, तो उस 4 पे भी 30 लगा होता, तो हम उस 4 पे 10 और लगा देते। सबसे आखिर में रिलेशनशिप में सेकंड लास्ट लाइन होगी, लास्ट होगी शायद, इफेक्ट ऑफ हायर या लोअर रेट, फॉर एग्जांपल डिविडेंड। ये अब चूंकि डिविडेंड पे कम रेट लग रहा है ना, तो हमने PBT इंटू 30 कर लिया हुआ है, जबकि असल में उस पर 10 लगना है, तो फिर 20 लगा के माइनस करेंगे। तो इसका ये करंट टैक्स निकाल लिया, डेफर्ड टैक्स निकाल लिया, टैक्सेशन का नोट बनाना है और डेफर्ड टैक्स वाला नोट बनाना है। मैं वैसे तो ICAP के सोल्यूशन में भी समझ आ ही रहा है, लेकिन फिर भी चलें जिस पैटर्न से मैंने सिखाया है उससे भी सोल्यूशन मैं दे देता हूं। वैसे ICAP का सही है,
कोई मसला नहीं है इसमें। 30.57, हाँ आई कैप वाला ठीक है। मैं फिर भी जिस तरह से बनाया हुआ है ना, मैं भी दे देता हूं सोल्यूशन। ये सवाल पूरा करिएगा, ये पूरा करना है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें और उसमें एक मेहरबानी कर लें कि आपको कुछ पेजेस पढ़ने के लिए दे रहा हूं, वो पढ़ आइएगा। पढ़ आएंगे तो फिर कल इस पे बात जल्दी सिमट सकेगी, नहीं तो फिर अभी बैठ के पढ़ रहे होंगे तो टाइम लगेगा। आप आइए नोट्स में। अच्छा, एक तो ये सवाल पूरा करना है, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, इसका एक अमेंडेड वर्जन कैफ 7 में टेस्ट हुआ था। इसी सवाल से इंस्पायर्ड होके उन्होंने कैफ 7 में एक सवाल टेस्ट किया था, मैंने वो भी नोट्स में डाला हुआ है। अगर आप इस चीज की और जाहिर है उसमें शेयर ऑप्शन नहीं होंगी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला, ये उसमें फिर और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आप इससे मिलते जुलते सवाल की एक और प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कैफ 7 का सवाल है जो मैंने अपने नोट्स में डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑरेंज लिमिटेड, ऑटम 18 का। जून 18 में यह आया था, तो ऑटम 18 में उन्होंने कैफ में इसको अमेंड करके डाल दिया। तो अगर करना चाहें तो ये मैंने अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 बनाया हुआ है, देख के लग रहा है कि इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा करना है। और अगर करना चाहें शौकीन हजरात के लिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा, हस्बे तौफीक हस्बे जायका। अच्छा, अब जो चीज पढ़नी है ना वो बड़ी जरूरी है, तो आप मेरे नोट्स में आए और उसमें आ जाए पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7। दो 2017 में हमें रेंट इनकम बनाई 40 मिलियन, जबकि टैक्स वालों ने इसको टैक्स करना होता है रिसीट बेसिस पे, और हमें ये रिसीव होना है, तय है 2019 में। ये लेसी के साथ तय हो चुका हुआ है कि हमें वो देगा 2019 में। टैक्स वालों ने टैक्स करना है इसको 2019 में रिसीट बेसिस पे। एक्रूड रेंट यानी रेंट रिसीवेबल, कैरिंग अमाउंट कितनी? 40। टैक्स बेस कितनी? 0। टैक्सेबल डिडक्टेबल, रेंट रिसीवेबल, बंद दिमाग, टैक्सेबल। टैक्सेबल है तो उस पर डीटीएल बनेगा। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, अनसर्टेनिटी है। हो सकता है किसी मुल्क में 2-3 साल के टैक्स रेट्स पहले ही अनाउंस्ड हैं, यानी पहले से ही अनाउंस्ड है कि 2017 का एप्लीकेबल टैक्स रेट 20% है, 2018 का एप्लीकेबल रेट 22% है, 2019 का 24% है। यानी गवर्नमेंट 3-3 साल के रेट अनाउंस करती है और उसके बाद फिर 2020 में जाके फिर दोबारा अनाउंस होंगे। हम अभी 2017 में खड़े हैं, 2017 का टैक्स रेट 20% है। नहीं सुन रहे? 2017 का टैक्स रेट 20% है। डीटीएल कौन सा टैक्स रेट लगा के बनेगा? मैं इस 40 पे कौन सा रेट लगाऊं? ये अभी से अनाउंस्ड है, रेट तीनों अनाउंस्ड हैं। तो जाके तब 24 पे करना पड़ेगा। हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना क्यों रहे हैं? वहां पे क्योंकि कल को टैक्स देना पड़ेगा ना, तो कल को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 24% देना पड़ेगा, तो हम 24% पे डीटीएल बनाएंगे। बेशक 17 में रेट 20% है, लेकिन हमें पता है
कि हम जिस आइटम पे डेफर्ड टैक्स बनाने लगे हैं उस पे टैक्स असल में एप्लीकेबल कौन सा रेट होना है? 24%। तो हम डीटीएल भी 24% पे बनाएंगे। ठीक है, ये ना मेजरमेंट की हेडिंग है और इसमें पॉइंट नंबर 1 यही सब बात लिखी हुई है कि हम अगर रेट पहले से अनाउंस दें तो हमने फिर ये देखना होगा कि कौन सा रेट लगाना है। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो सकता है, मैंने तो खैर रेंट इनकम की मिसाल दी है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहा हो कि अगर ये कैश में मिला तो 25% रेट लगेगा, लेकिन अगर ये कैश में नहीं मिला, कोई नॉन कैश कंसिडरेशन मिली, तो फिर 23% रेट लगेगा। तो फिर हम कौन सा रेट लगाएंगे? हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या होना है। यानी हम देखेंगे अगर तो 2-3 मुख्तलिफ एक्शंस के ऊपर 2-3 अलग अलग रेट हैं, तो हम देखेंगे हमने कौन सा एक्शन लेना है, तो हम वो वाला रेट लेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 बता दिया मैंने। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 बताया मैंने। आप एक मेहरबानी ये करिएगा कि इसी पेज के नीचे एक डब्बा बना हुआ है और ये डब्बा चलता चला जा रहा है अगले पेज पे भी और उससे अगले पेज पे भी आधे से ज्यादा। ये ना मैंने IAS 12 की असल एग्जांपल्स कॉपी की हुई हैं। इन सारी एग्जांपल में 4 हैं 5, इन सारी एग्जांपल्स में उसने ये पॉइंट समझाया है। ये पढ़ के इसलिए आना है क्योंकि कल जो सवाल कराना है ना उस पर ये चीज मैंने डिस्कस करनी है। तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ आए, 5 एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ाइएगा। चले जाएं, फिर बस निकल जाएगी आपकी। जाए।